बच्चों, मैंने अभी तक आप लोगों को मर्केंटाइल लॉ में दो तरह के, आपको एक तो सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। सिलेबस के बारे में जानकारी के अलावा मैंने आप सभी को विषय के से संबंधित जानकारी दी थी कि लॉ क्या है और लॉ के संदर्भ में व्यापारिक संनियम क्या है और किस रूप में हमें इसे देखना है। इसके बाद अब जो इसी कड़ी में जब हम आगे चल रहे हैं तो जो अगली बात आती है वो होती है इसकी आधारभूत शब्दावली की। क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, वो सामान्य रूप से वो शब्द नहीं होते, उसकी टर्मिनोलॉजी वो नहीं होती, शब्दावली वो नहीं होती जिसे कि हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो जगह जगह पर जब भी हम आगे चलकर इसके अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें जो शब्दावली है वो शब्दावली, हालांकि जब हम उसे देखेंगे तो हमें कहेंगे कि अच्छा इसका ये मतलब होता है, लेकिन चूंकि ये लॉ है तो लॉ की टर्मिनोलॉजी अलग से होगी और वो टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी या आधारभूत शब्दावली जो है उसके बारे में मैं आपको आज के इस लेक्चर में थोड़ी जानकारी प्रदान करूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका जो कई भागों में विभक्त है, जिसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है व्यापारिक संनियम के तहत। तो जब हम व्यापारिक अनुबंध अधिनियम के तहत अनुबंध की ओर देखने का प्रयास करते हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि अनुबंध जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें बहुत से अन्य एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं और उन एलिमेंट्स और उसके आगे पीछे, उसके चारों तरफ जो ये एलिमेंट्स हैं इनका क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है, इसको हमें देखना है। और किस प्रकार से अनुबंध का निर्माण होता है, अनुबंध का निर्माण में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उन सभी को हमें देखना है। तो उसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगी प्रस्ताव। प्रस्ताव, ऑफर, इंग्लिश में हम यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऑफर। ऑफर क्या है? आप लोग वैसे कहते हैं, आप आपस में बातचीत करते हो, आप कहते मैंने उसे ऑफर दिया, उसने मुझे ऑफर दिया, इस प्रकार की बातें हम करते हैं। लेकिन वस्तुतः ऑफर के बारे में हम गहराई से सोचें तो उससे हम क्या मान के चलते हैं? तो इस चीज़ को हम यहाँ पर 2A में, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A में प्रस्ताव या ऑफर की परिभाषा दी हुई है और उसमें ये बताया गया है कि जब एक पक्षकार किसी कार्य को करने अथवा न करने की अपनी इच्छा दूसरे पक्षकार के समक्ष इस उद्देश्य के साथ रखता है कि दूसरे पक्षकार की सहमति उस कार्य को करने या न करने के संबंध में उसे प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार की इच्छा को प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है ना? हम दैनिक जीवन में इस प्रकार से कई प्रकार के ऑफर रखते हैं, कई प्रकार के प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि इसकी जड़ में क्या हमारा भाव रहता है। तो ये ऑफर कहलाता है। अब जब ऑफर दे दिया तो उसके बाद जो दूसरी इसके अंतर्गत जो तत्व है वो तत्व है स्वीकृति। स्वीकृति धारा 2B में, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2B में इसकी परिभाषा दी हुई है और वो परिभाषा इस रूप में दी गई है कि जब वह पक्षकार जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है उस पर अपनी सहमति दे देता है तो उसे हम स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आप लोग इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि स्वीकृति, जब स्वीकृति के लिए जरूरी है कि हमारे समक्ष कोई प्रस्ताव हो। ठीक है ना? अब तीसरी बात इसके अंतर्गत है वचन। ठीक है, वचन क्या है? वचन के बारे में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2C में प्रावधान किया गया है और वचन, जिसके लिए हम इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है प्रॉमिस, और इस शब्द का भी हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम हमारे घर में हमारे पेरेंट्स से, हमारी फ्रेंड्स से, हमारे भाई बहनों से इस तरह की बात करते हैं कि भाई आपने मुझे वचन दिया था, अब इसे पूरा करो, इस तरह की बात। तो जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या समझते हैं, वचन से हमारा क्या अभिप्राय होता है? कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा। तो यहाँ पर बहुत ही साधारण सा इसका जवाब है, स्वीकृत प्रस्ताव भी वचन। ठीक है ना? जब हम किसी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं और वो व्यक्ति हमें उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है, जैसे कि आप अपने घर में, एक सामान्य सा दैनिक जीवन का उदाहरण मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि हम अपने फादर से कहते हैं कि मुझे आप है ना स्कूटी दिलाओ,
तो हमारे फादर हमसे कहते हैं कि जब तुम अपने परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से पास होगी उस स्थिति में मैं तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा, या तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद मैं तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा। तो आपने अपने पापा के समक्ष स्कूटी दिलाने का प्रस्ताव रखा। पापा ने आपको स्वीकृति दी, लेकिन थोड़ा सा ये कि तुम्हारा रिजल्ट जो है फर्स्ट डिवीजन में तुम पास हो जाओगे तो मैं दिलाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो प्रस्ताव और दूसरा स्वीकृति, इसने रूप ले लिया वचन का। अब जब आपका रिजल्ट आ गया, आपका परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स आ गए हैं आपके, तो आप अपने पापा से क्या कहोगे? आपने पापा, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप फर्स्ट डिवीजन आने पर मुझे स्कूटी दिलाओगे, अब आप अपनी स्कूटी दिलाओ। हालांकि ये हमारे दैनिक जीवन का है जिसको कि हम अनुबंध, लेकिन ये एक तरीके का एक प्रॉमिस है जिसे हम प्रॉमिस का नाम दे सकते हैं। और इस प्रकार के प्रॉमिसेस जब हमारे जब लॉ की भाषा में आते हैं तो उसे वो ज़्यादा वहाँ पर अहमियत रखते हैं। तो इस रूप में स्वीकृत प्रस्ताव ही वचन है, ये वचन की परिभाषा होती है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रतिफल पर। प्रतिफल ये दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस फल, यानी बदले में फल का मतलब कोई रिजल्ट, कोई परिणाम, ठीक है। तो बदले में प्राप्त होने वाला, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने हमने उसके बदले किसी के लिए कुछ किया है, उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न में हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। तो वैसे इसका शाब्दिक अर्थ तो है बदले में कुछ। इसके लिए लैटिन भाषा में शब्द होता है क्विड प्रो क्यो, कुछ के बदले कुछ, इस प्रकार के। लेकिन ये केवल इसका एक भाव है। परिभाषा के रूप में हम इसे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम की परिभाषा। तो धारा 2D में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D में प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। और वो परिभाषा जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन मैं फिर उसे आप लोगों को समझाऊंगी तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगी। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D में प्रतिफल के बारे में कहा गया है कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा अन्य कोई व्यक्ति उसने कोई कार्य किया है अथवा करने से विरत रहा। पहली बात, वो कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है, ठीक है। और तीसरी बात है, कोई कार्य करने अथवा उससे विरत रहने का वचन देता है तो इस प्रकार का कार्य या विरति का वचन प्रतिफल कहलाता है। अब आप लोगों के लिए शब्द बहुत ही थोड़े से टिपिकल कुछ नए लग रहे होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ में हमारी बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर हमारी टेक्निकल, हमारी जो लीगल लैंग्वेज है उसी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर जो विरत रहना है वो शब्द जो है वो लॉ का ही है। और उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि विरत रहने का क्या मतलब है। विरत रहने का मतलब है उससे अलग रहना या उससे अपने आप को पृथक रखना, दूर रहना, और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उसे न करना, ठीक है। अब मैं इसको वापस आपको समझा रही हूँ इस परिभाषा को। परिभाषा इस प्रकार से दी गई, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई अथवा उस किसी अन्य व्यक्ति, मतलब केवल वचन ग्रहीता ही जरूरी नहीं, किसी अन्य व्यक्ति ने वो कोई कार्य उसने वो किया है अथवा करने से विरत रहा है, यानी कि उसके कहने पर उसने या तो कोई कार्य किया है या उसने काम नहीं करने के लिए कहा है वचनदाता ने तो उसने वो कार्य नहीं किया है। यानी कि उसने कार्य नहीं किया है कब, जबकि जो वचनदाता है उसने उसे कहा है कि भाई ये काम नहीं करना। तो यदि प्रस्ताव जो है वो आपका ऑफर पॉजिटिव है और उसके बदले में वचन ग्रहीता पॉजिटिव काम करता है, अगर उसका ऑफर नेगेटिव है तो वो कोई उस काम को उसी तरीके से करता है, यानी कि नहीं करता, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया है अथवा करने से विरत रहा है, वापस मैं समझा रही हूँ, अगर हमारा वचनदाता का प्रस्ताव पॉजिटिव है तो वो उस कार्य को करता है, यानी कि पॉजिटिव प्रस्ताव की दशा पॉजिटिव पॉजिटिव काम करता है, ठीक है। अगर उसने कोई कार्य नहीं किया तो वो नहीं तभी किया जब वचनदाता का ऐसा आशय था कि ये कार्य नहीं करना है। तो जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने या अन्य किसी पक्षकार ने, ये बात भी आप ध्यान में रखिए, मतलब जरूरी नहीं कि वचन ग्रहीता स्वयं करे, कोई अन्य व्यक्ति भी उसकी ओर से काम कर सकता है। ये थोड़ा सा डिटेल में है क्योंकि आगे जब आप प्रतिफल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर चूंकि हम टर्मिनोलॉजी को केवल एक डेफिनेशन के रूप में
जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इतना बता रही हूँ। तो इसके 3 क्लॉज हो गए, एक प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया और एक फ्यूचर हो गया। किया है, ये पास्ट हो गया। कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर ही प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और तीसरी स्थिति उन्होंने कही है कि उसने कोई कार्य करने अथवा उस कार्य से विरत रहने का वचन देता है, यानी भविष्य में अगर वो कहता है पर तुम ऐसा करना, तो कहता है ठीक है ऐसा करूंगा, वो कहता है ऐसा नहीं करना है तो अपन, और इसके बदले में मैं तुम्हें ये भुगतान करूंगा, कहता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये तीन स्थितियां होगी प्रतिफल की। प्रतिफल भूतकालीन भी, प्रतिफल वर्तमानकालीन है और प्रतिफल भावी है। तो प्रतिफल तीनों ही स्थिति में हो सकते हैं, ये बात हम हमारे लिए समझ में। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिफल क्या होता है, ठीक है। प्रतिफल जरूरी नहीं है कि मौद्रिक हो, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, मैं साफ आपको बता रही हूँ कि उसकी इच्छा पर कोई कार्य करता है अथवा करने से हम हमारी सेवाएं देते हैं, तो ये हमारी सेवाएं गैर मौद्रिक, ठीक है, लेकिन सेवाओं के बदले में हमें मौद्रिक प्रतिफल मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि प्रतिफल मौद्रिक हो, प्रतिफल मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये परिभाषा थी भारतीय अनुबंध अधिनियम की परिभाषा, जो मैंने आप लोगों को समझाई है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो परिभाषा है वो है ठहराव की, ठीक है। तो ठहराव क्या है? ठहराव जिसके लिए इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल होता है एग्रीमेंट, ठीक है ना। एग्रीमेंट शब्द का इसके लिए हम इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है वो है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट की परिभाषा इस प्रकार से दी गई, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में एग्रीमेंट की परिभाषा दी गई है, जो कि इस प्रकार से दी गई है, वचन या वचनों का समूह जिसमें प्रत्येक वचन एक दूसरे का पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिफल हो, वो ठहराव कहलाता है, ठीक है। अब आप लोगों को फिर थोड़ा सा ये लगेगा कि भी क्या वचन, मैंने आप लोगों को बता दिया, वचन की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी थी कि वचन की क्या परिभाषा है, और ये धारा 2C में मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? स्वीकृत प्रस्ताव ही वचन है। और अब जब हम ठहराव की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि वचन या वचनों का समूह जिसमें प्रत्येक वचन एक दूसरे का पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिफल है। तो अभी आपको क्लियर हो गई होगी कि पहले तो प्रस्ताव होता है और फिर स्वीकृति, तो वो वचन हुआ, ठीक है ना, वो वचन हुआ। प्रस्ताव और स्वीकृति वचन हुआ, और वचन को हमने क्या कहा? ठहराव। तो प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू वचन, और वचन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है ना, ठहराव। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पर इन्होंने कहा वचन या वचनों का समूह, यानी कि कई वचन भी एक साथ हो सकते हैं संयुक्त रूप से। तो इस रूप में वचन या वचन का समूह जिसमें प्रत्येक वचन एक दूसरे का पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिफल है। हमने प्रस्ताव किया, दूसरे व्यक्ति ने हमें स्वीकृति दी, और निश्चित रूप से एक व्यक्ति का जो प्रस्ताव है वो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिफल है, और दूसरे की जो स्वीकृति है वो हमारे लिए प्रतिफल है। तो इस रूप में ये कहा गया है कि वचन या वचनों का समूह जिसमें प्रत्येक वचन एक दूसरे के लिए पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिफल है, वो वचन कहलाता है, ठहराव कहलाता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसको अगर इस रूप में नहीं, लेकिन अब आप देख लो वापस मैं एक बार इसको क्या आपको समझा रही हूँ कि वचन क्या है? प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। दूसरे शब्दों में इसको प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू वचन, वचन इज इक्वल टू ठहराव, ठीक है। अब हम अगली उस पर आते हैं, अगली शब्दावली पर आते हैं। ये शब्दावली मैं बार बार आपको बताना चाह रही हूँ कि शब्दावली हम इसलिए जानना है कि आगे जब भी अनुबंध अधिनियम में जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे और उसमें जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके ऊपर क्या जजमेंट हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, तो वहाँ पर फिर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होगा, तब हम उलझन में पड़ेंगे कि इनका क्या मतलब है। इसलिए ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए आगे भारतीय अनुबंध अधिनियम या अनुबंध या ठहराव उनके बारे में पढ़ना हमारा निरर्थक होगा। तो अब यहाँ पर व्यर्थ या शून्य ठहराव, व्यर्थ या शून्य ठहराव, ठीक है। 2G में परिभाषा दी गई है व्यर्थ। वैसे हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को। क्या मतलब होता है व्यर्थ का? व्यर्थ का मतलब जब हम कहते हैं यूजलेस, जिसका कि कोई रिजल्ट ही नहीं,
यही हुआ ना कि भाई हमारे एफर्ट्स व्यर्थ गए, यानी कि हमने मेहनत की लेकिन हमने प्रयास किए लेकिन कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम व्यर्थ की बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि भाई व्यर्थ यानी कि जिस परिणाम विहीन कोई कृत्य है जो है उसे हमने यहाँ पर नाम दिया है व्यर्थ। लेकिन जो इंग्लिश में इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है वो टर्म है वॉइड। और वैसे इसके लिए हम दूसरा जो शब्द है जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो शब्द है शून्य। शून्य, ज़ीरो। तो व्यर्थ या शून्य ठहराव। तो व्यर्थ या शून्य ठहराव से मतलब है कि वह ठहराव जिनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, या दूसरे शब्दों में जो अपनी उत्पत्ति के समय से ही कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखते या जिनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता, वो व्यर्थ या शून्य ठहराव कहलाते हैं। अभी व्यर्थ या शून्य ठहराव कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और क्लियर करूँ, उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि अभी मैंने आपको इससे पहले उदाहरण दिया था कि हमारे पारिवारिक एक ठहराव का, कि आपने अपने फादर से स्कूटी की डिमांड की, यानी ऑफर किया, आपके फादर ने उसके बदले में आपको एक्सेप्टेंस दी कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ये एक वचन बन गया। लेकिन क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि यदि आप के फादर आपको वो स्कूटी नहीं दिलाते तो उस स्थिति में क्या आप अपने फादर के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करोगे या कर सकने की स्थिति में होगे?